देखिए, कल हम सर्वांग समता और समरूपता समझा रहे थे। अब हम लोग देखेंगे समरूप बहुभुज। समरूप बहुभुज थोड़ा सा कल बताए थे, पूरा समझाते हैं इसको। दो बहुभुज के समरूपता के निम्नलिखित शर्त हैं। त्रिभुज का समरूपता का शर्त आएगा, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर त्रिभुज से ज्यादा हो जाता है, ऐसे तो त्रिभुज भी बहुभुज में आ जाएगा, लेकिन त्रिभुज से ज्यादा आता है तो बहुभुज कहलाता है। बहुभुज मतलब उसमें हो सकता है 4 को भुजा हो सकता है 5 को भुजा हो सकता है 6 को भुजा हो। ये सब बहुभुज के अंतर्गत आता है। और इसकी समरूपता का कुछ कंडीशन होता है कि इस कंडीशन में इसको समरूप कहा जाएगा। क्या कंडीशन है उसका? वो कंडीशन है यदि बहुभुज के सभी कोण क्रमानुसार दूसरे बहुभुज के संगत कोण के बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हों। दो गो बहुभुज रहेगा और दोनों समरूप कहा जाएगा कब? यदि उनके सभी कोण बराबर हो जाएं और जो संगत भुजा है वो समानुपाती हो जाए। संगत भुजा है वो क्या होना जाए? समानुपाती। जैसे एग्जाम्पल में थोड़ा सा देख लेते हैं डायरेक्ट इसको हम लोग। पूछा है क्वेश्चन में कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं है। निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं है। ऐसे तो आप बताइए, देखने में लग रहा है समरूप है। ये कुछ चरखूंट है और ये कुछ बर्फी जैसा है, ये तो असही समरूप नहीं है। लेकिन अगर रूल के हिसाब से चला जाएगा तो ये सब कोण 90 डिग्री का है। लेकिन ये वाला कोण देखिए, ये वाला, ये 90 से ज्यादा है। क्योंकि ये सीधा रहता तो 90 हो जाता, ये ज्यादा हो गया ना, यानी कि ये वाला कोण 90 से ज्यादा है। समरूपता का कंडीशन अभी तुरंत हम बताए कि सभी कोण बराबर हो। इसमें तो कोण ही बराबर नहीं है, इसमें कोण बराबर है नहीं है। और भुजाएं समानुपाती हों। समानुपाती का मतलब ये देखिए, ये 1.5 है तो 3 है, 1.5 है तो 3 है, 1.5 है तो 3 है, 1.5 है तो भुजा के मामला में सही है, लेकिन कोण के मामला में सही नहीं है। तो इसका मतलब ये समरूप नहीं है। चलिए बताइए कि ये समरूप है कि नहीं है। जैसे हम ये फिगर बना दिए ऐसा कुछ, ये फिगर बना और ये बना, और यहां पर ये कुछ इस तरह से है। ये दे दिया है 2 सेंटीमीटर का और ये दे दिया है 4 सेंटीमीटर का। ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 2.5 सेंटीमीटर का है और ये 1.5 सेंटीमीटर का है। ये दे दिया है 6 सेंटीमीटर का, ये दे दिया है 5 सेंटीमीटर का और ये दे दिया है 3 सेंटीमीटर का। ये कोण कुछ इस तरह से दिया है। यहाँ पर कोण दे दिया है 60 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री और यहाँ पे 100 डिग्री। दो 100 360, यहाँ पे 80 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 100 डिग्री और यहाँ पर 100। अब बताइए ये समरूप है कि नहीं है? तो अब कोण मिलाइए एकदम लाइन से। 80 80, 60 60, 100 100, 120 120, कोण बराबर हो गया। भुजा देखिए तो है 2 का है तो ये 4 का है। अब देखिए गया इन्हें घूम रहे हैं, ये 3 का है, 2.5 का है, 1.5 का है। भुजा समानुपाती है, सब डबल डबल है ना। तो यहां पर लिख देंगे कि इनके संगत कोण
संगत कोण ए बी सी डी ई एफ जी और एच, इनके संगत कोण बराबर हैं तथा इनके संगत कोण बराबर हैं तथा संगत भुजाएं समानुपाती है। संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं क्या हैं? समानुपाती हैं। इसीलिए एबीसीडी समरूप है ई एफ जी एच। ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर गया ना। संगत कोण क्या हो गया इसका? बराबर, और संगत भुजाएं क्या हो गया? समानुपाती। तब तो ये दोनों क्या हो गया? आपस में समरूप हो गया। बात समझ में आया क्या करें हम? अब आगे 6.1 एक्सरसाइज। दिए गए कोष्ठक में सही शब्दों को प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। इसको भरना है। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देखिएगा, सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, सभी वृत्त आपस में, एक बात बताइए, कितना भी वृत्त बना दीजिए, कितना भी वृत्त बना दीजिए, कितना भी वृत्त बना दीजिए, गोले बनेगा, चाहे बड़ा हो चाहे ना हो। अब बताओ, ये सब वृत्त गोल गोल है, सब एक दूसरे के जैसा है, आकार में बस बराबर नहीं है, आकार में बराबर नहीं है, सब एक ही जैसा है। तो ये समरूप तो कहा जाएगा कि एक ही रूप का है, लेकिन सर्वांगसम नहीं कहा जाएगा कि सर्वांगसम में सब कुछ बराबर होना चाहिए। साइज तो बराबर नहीं है, यानी कि कोई भी वृत्त जो होता है समरूप हो सकता है, सर्वांगसम नहीं हो सकता है। सर्वांगसम हो जाता अगर ये सब एक ही आकार का खींच दे तब, जिसे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींच दिए तो 3 सेंटीमीटर के जितना खींचेंगे सब समरूप हो जाएगा। तभी आपस में वर्ग क्या होता है? समरूप होता है कि सर्वांगसम होता है? वर्ग वो होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग और आयत में फर्क ये है कि आयत में दोनों भुजा बराबर नहीं होता है, लेकिन वर्ग का जो सभी भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती है। वर्ग का सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। तो ये जैसे कि यहाँ पे ये खींचे और एक और वर्ग खींच दिए, और हम इसको क्या किए? छोटा कर दिए। क्या ये छोटा करने पर क्या आयत बन गया? वर्ग ही है, इसमें से भी सब बराबर है, बस साइज में छोटा है। हम बताए थे कि आकार में सब बराबर हो, बनावट में बराबर हो, साइज मैटर नहीं करता है, तो ये समरूप आकृति कहलाता है। ये सर्वांगसम कहां से है? सर्वांगसम नहीं है ना। अब सोचिए, आप ये स्क्रीन बड़ा सा देखिए और ये स्क्रीन देखिए, तो दोनों एक ही जैसा है, चरखूट है, आयत के जैसा है, लेकिन कोई बोलेगा कि समरूप है कि सर्वांगसम है, तो क्या बताइएगा? समरूप है, सर्वांगसम नहीं है। अगर सर्वांगसम होता तो आपको दूसरा क्लास में जाना पड़ेगा, उसमें सब सर्वांगसम लगा है। बात समझ में आ रहा है? अरे ई बुढ़वा हाउ दुगो ऊपर लगा है, वो बुढ़वा, वो दोनों सब अपने में क्या है? सर्वांगसम है, क्योंकि साइज में भी क्या है? बराबर है। ये सब क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा कि एक के रूप का है, बाकी कुछ बराबर नहीं है। तो जब बताइए, सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। कौन त्रिभुज आपस में समरूप होगा? समद्विबाहु कि समबाहु? समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहा जाता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, और समबाहु त्रिभुज उसे कहा जाता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो सब भुजा बराबर रहेगा तब ना समरूप होगा, ठीक है, जैसा लगेगा। तो सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खाली स्थान हो और संगत भुजाएं खाली स्थान हो। अभी तुरंत बताए हैं कि बहुभुज को अगर समरूप बनाना है तो संगत कोण को क्या करना होगा? बराबर। संगत कोण को क्या करना होगा? बराबर। और संगत भुजाओं को क्या करना होगा? समानुपाती। क्या करना होगा? समानुपाती। भुजा अगर समानुपाती हो जाए, कोण बराबर हो जाए, तो समरूप हो जाएगा। समझ में आ गया? बना लीजिए। नेक्स्ट, दो भिन्न भिन्न आकृतियों का उदाहरण देना है हमें।
हमें उदाहरण देना है, एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल देना है दो भिन्न भिन्न आकृतियों का। चलिए, ऐसा उदाहरण देना है जो समरूप हो, ऐसा उदाहरण देना है जो समरूप आकृति हो। तो समरूप आकृति में क्या उदाहरण हो जाएगा? समरूप आकृति। तो समरूप आकृति का उदाहरण देना है तो दो वर्ग समरूप हो जाता है ना, दो वृत्त ना समरूप हो जाएगा। दो वर्ग ले लेंगे, दो वृत्त ले लेंगे, दो समबाहु त्रिभुज ले लेंगे, ये सब आपस में क्या होगा? समरूप होगा। दो गो वर्ग कैसे खींचिएगा समरूप हो जाएगा, दो गो वृत्त आपस में कैसे खींचिएगा समरूप हो जाएगा, क्योंकि सब बराबर होता है। उसका जो बनावट रहता है बिल्कुल क्या रहता है? ऐसी दो आकृतियां बताना है जो समरूप नहीं है। अब ऐसा आकृति बताइए जो समरूप ना हो। अरे तो बहुत आसान है, समरूप नहीं हो। तो समरूप नहीं हो तो एक आयत ले लीजिए, एक आयत और एक वृत्त। एगो आयत बना दीजिए, एगो वृत्त बना दीजिए, क्या समरूप होगा? ये आयत ऐसे बनेगा और वृत्त ऐसा बनेगा, ये समरूप होगा? और एक एग्जांपल देना है, एक वर्ग और एक त्रिभुज ले लीजिए, ये समरूप हो जाएगा। वर्ग ऐसा चरखूट होता है, वर्ग ऐसा चरखूट होता है तो ये वर्ग है, और त्रिभुज ऐसा होता है, दोनों बराबर कहाँ है? समरूप नहीं ना है। तो दो गो ऐसा आकृति का उदाहरण देना था तो दो गो वर्ग खींच देंगे, दो गो वृत्त खींच देंगे, दो गो समबाहु त्रिभुज खींच देंगे, ये सब समरूप हो जाएगा। एगो आयत खींचेंगे, एगो वृत्त खींचेंगे, एगो वर्ग खींचेंगे, एगो त्रिभुज खींचेंगे, ये सब समरूप नहीं होगा। अरे आ जाएगा समझ में? बुझा गया ना? इसके बारे में तो आप जानवे करते हैं कि समरूप नहीं है। ये क्यों समरूप नहीं है बताइए? इनके कोण बराबर नहीं है, लिख देंगे इन बहुभुजों, इन बहुभुजों के भुजाएं समानुपाती हैं, लेकिन कोण बराबर नहीं है। इसीलिए ये बहुभुज समरूप नहीं है। इसीलिए बहुभुज समरूप नहीं है। अरे ये भुजा तो समानुपाती है लेकिन कोण बराबर इसका, इसीलिए समरूप रूप। अरे बुझा गया? अरे तीनों क्वेश्चन समझ में आया ना? बराबर माप का होगा तो समरूप होता है। खत्म हो गया। एक्सरसाइज आ गया थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 6.2, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 6.2। और इसमें सबसे पहला कंसेप्ट समझिएगा, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच खींचे गए त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बड़ी खतरनाक मतलब है इसका। 9 क्लास में सिद्ध कही हो जाएगा ये कि कैसे होता है। अगर 9 क्लास में जब हम आपको ज्यामिति पढ़ाएंगे तो ये सिद्ध कर देंगे कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच खींचे गए सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। बस आप कंसेप्ट समझ लीजिए। इसमें दो गो समांतर रेखा खींचना है, दो गो समांतर रेखा खींच दिए। इसमें रेखा एल है और ये रेखा एम है। यहां एल समानांतर है एम, एल समानांतर है
एम। इसमें एगो आधार ले लीजिए, एगो कोई आधार ले लीजिए, ये ले लिए हम आधार। अब इस आधार से हम इस दोनों रेखा के बीच, ध्यान रहे ये दोनों रेखा से सटा हुआ होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए, बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो इस आधार से हम दोनों रेखाओं के बीच जितना त्रिभुज खींचेंगे वो सब आपस में समरूप होगा, क्षेत्रफल उसका बराबर होगा, सबका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये खींचे, हम अलग अलग रंग से दिखा दे रहे हैं, एक नया खींच रहे हैं, ये आप कौसहू खींचिए ना, ध्यान रहे बस दोनों के बीच में होना चाहिए ना, और एकदम बराबर होना चाहिए, एक के आधार से होना चाहिए। अब कौसहू टेढ़ बांगुज तो हो भी नहीं करता है ना, त्रिभुज है ना समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं हम। देखो एक में कौ गो त्रिभुज बनाए हैं, तो देखो ध्यान से, आधार लिए हम P Q, अब देखो एगो हाई बना B C D, देखो एगो ई त्रिभुज बना है ना, आए देखो अभी बनाते हैं, ब्लिक करेगा कोगो, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो बना है ना। आ ये दोनों जो मन है ना, ये समानांतर रेखा के बीच है, आ शोभन खातिर एक के आधार हई वाला बराबर है, बिल्कुल है ना बराबर है, खाली पीक्यू पर ना खींचा गया है, सब कौन इन्होंने खींचा गया है, आ जितना त्रिभुज है दोनों के बीच में है, एकदम बीच में है। तब अगर इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू, तो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज, बी पी क्यू बराबर हो जाएगा, क्या लिख रहे हैं कोण बना रहे, एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज सी पी क्यू बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डी पी क्यू। बात समझ में हम क्या कह रहे हैं, हाई आधार से तुम जितना त्रिभुज बना दो, हेनियो बना लो, बुझा रहे, और हेनियो बना लो, जितना बनाओगे वो दोनों के बीच में होना चाहिए, सबन का एरिया क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही बराबर, सबका एरिया क्या होगा। अरे बात समझ में आ गया क्या बता रहे हैं हमें, दो गो समानांतर रेखा हो और एक के आधार लेके तुम जितना त्रिभुज खींचना है खींच लो, एगो का क्षेत्रफल अगर 4 मीटर स्क्वायर हुआ तो सबके क्षेत्रफल कितना आएगा, 4। तुम जितना एगो खींचो चाहे 1 लाख खींचो, कतनो तुम खींच लो, सबका एरिया आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, सबका एरिया आपस में क्या हो जाएगा, बोलो, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच खींचे गए सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। बात समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हम, एक ही आधार और दो त्रिभुजों, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच जितना भी त्रिभुज के क्षेत्रफल खींचिएगा सबका होगा आपस में। आ गया थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। थेल्स प्रमेय जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी था, नहीं तो थेल्स प्रमेय सिद्ध नहीं हो पाता। थेल्स प्रमेय क्या है, थेल्स नामक एक गणितज्ञ थे, इन्होंने त्रिभुजों की भुजाओं को से संबंधित एक प्रमेय दिया जिसको थेल्स प्रमेय कहा जाता है। थेल्स प्रमेय त्रिभुजों में लागू होता है केवल। यहां पर क्या प्रमेय था समझिएगा ध्यान से। थेल्स ने बोला कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। समझ में आ गया?
किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। आप ऐसा करो, गिन के इसको 4 बार पढ़ो। कुछ पता चला? अब किसी त्रिभुज के, एकरा मतलब एगो त्रिभुज है, कोई एगो त्रिभुज है, किसी एक भुजा के समानांतर, कोई एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, 3 गो भुजा है, एगो हई, एगो ई, एगो ई, कोनो एक भुजा के समानांतर एगो रेखा खींचल गई है, कोनो एक भुजा के समानांतर एगो रेखा खींचल गई है। चलिए हम इसके समानांतर खींच लिए, रेखा खींची गई है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, इस भुजा के समानांतर एगो रेखा खींच दिए हैं। रेखा का नाम ये ए बी सी है और ये पी क्यू है। बी सी के समानांतर पी क्यू क्या किया गया है? एक रेखा खींचा गया है। खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, ये रेखा है, इसको अन्य दो भुजाओं को, हेकरा समानांतर है तो हई दोनों भुजाओं को जिस बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, 2 गो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया। हई त्रिभुज था, हई रेखा खींचा गया, ये जो रेखा है इस रेखा के समानांतर है, ये दोनों क्या है? समानांतर है। तो इस त्रिभुज के लिए एक भुजा ये हो गया, तब बाकी ये ना 2 गो भुजा बचा। तो ये भुजा को कहां कहां प्रतिच्छेद किया? एगो पी पर किया, एगो कहां किया? क्यू पर। जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं वे बिंदु, ये जो 2 बिंदु हैं भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये जो बिंदु हैं इन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि यदि पी क्यू समानांतर है बी सी, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से एपी बटा में पीबी बराबर होता है ए क्यू बटा में क्यू सी। फिर से बताते हैं, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, इस भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचेंगे तो यहां यहां बांटेगा इसको, तो ये जो बांट रहा है ना, तो ये बिल्कुल हाई बाटा निकालेंगे ये दोनों का, ये दोनों का बाटा बिल्कुल आपस में बराबर हो जाएगा। यही है थेल्स प्रमेय। फिर से ये त्रिभुज है। अब चलिए इस भुजा के समानांतर हम रेखा खींच दिए, तो ये इसको यहां यहां बांटा, तो ये ए बी सी डी ई, तब अगर निकालिएगा तो ए बी अब बटा में बी सी उतना ही होगा जितना ए ई अब बटा में ई डी होगा। बात समझ में आ रहा क्या बताना चाह रहे हैं? अभी फिर से चलते हैं, ये त्रिभुज है। चलिए इस भुजा के समानांतर नहीं खींचते हैं, इस भुजा के समानांतर पहले ही खींच दिए हैं, इस भुजा के समानांतर पहले ही खींच दिए, अब खींचते हैं इस भुजा के समानांतर। इस भुजा के समानांतर एक वही रेखा खींच दिए, हाई ये इस भुजा के क्या है, तब बाकी 2 गो भुजाओं को बांटा ही जा, बाटा पी क्यू आर एस टी। तो अब अगर पी एस बटा में एस क्यू निकालिएगा ये बराबर हो जाएगा पी टी अब बटा में। बात समझ में आ रहा बता रहे हैं? अब हाँ हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको समझ में नहीं आया? अभी फिर से बताते हैं, ये त्रिभुज हो गया, इस, अब ये त्रिभुज हो गया, कोई एक भुजा, चलिए इस भुजा के समानांतर ए बी सी, इसके समानांतर हम इसको खींच दिए पी क्यू। अगर आपको खाली ये पता चल गया कि दोनों समानांतर है तो ही त्रिभुज तो है, ये है त्रिभुज है ना, तब अगर निकालिएगा सी पी अब बटा में पी ए तो बराबर हो जाएगा किसके? सी क्यू अब बटा में, बुझा गया? अब
हैं? अरे ना समझ में आया अभी? हैं? आ गया? तो चलो बताओ। ए बी सी पी आर, ये पता चल गया है कि पी आर जो है समानांतर है बी सी, तो क्या होगा बोलो अब? एपी बटा में पीबी, अब बराबर हो जाएगा यार बटा में, बुझाएगा करें हमें। अगर खाली ये पता चल गए कोनो त्रिभुज में कि ई दू गो है जो रेखा खींचल गई है कोनो के समानांतर है, तो थेल्सफर में लग जाएगा ओकरा में। चलो बताओ, ये दोनों समानांतर है, तो यहाँ पे है पी क्यू ए बी सी, तो क्या हो जाएगा इसमें? ए बी बटा में बी सी बराबर ए क्यू बटा में क्यू पी, क्यू पी। वहां से चलो, बाघ बकरी का खेल खेलते हो? कभी खेले हो ऐसे? ऐसा वो खेल होता है, ऐसा कुछ जिसमें 3 गो बकरी रहती है और 1 गो बाघ रहता है। तो उसमें क्या होता है, बाघ हमेशा एजा बैठा रहता है और बकरी हमेशा कहाँ बैठी रहती है? यहाँ पे। अगर 1 गो बकरी को बाघ खा गया तो खेल खत्म, और नहीं तो अगर बकरी बाघ को घेर ली तो खेल खत्म। तो वैसे ही हमेशा शुरू वहां से करो, जैसे इसमें शुरू किए हैं ए से। कहां से शुरू किए हैं? ए से। अगर ये फिगरवा ऐसे हो जाए, अगर ये फिगरवा ऐसे हो जाए, पी क्यू आर, तो अब शुरू कहां से करेंगे? पी से करेंगे, क्योंकि यहां से हो गया ना, ये समानांतर हो गया है। अगर ये फिगरवा, हम हाथवा से क्या लिख रहे हैं? जाने तो क्वेश्चन लिख रहे, तू लोग को बुझा रहा है ना? बुझाने से मतलब है हमारे भले हाथ खिया जाओ। कहां से शुरू करेंगे इसमें? बात समझ में आ गया क्या करें हम? जहां से ये समानांतर होगा वही से शुरू करेंगे। अगर ये समानांतर हुआ तो समझ लो थेल्सपर में लगा। ठीक, तो थेल्सपर में क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य 2 भुजाओं को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह बिंदुएं उन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती। बात समझ में आ गया? अब थेल्सपर में खाली पढ़ने से नहीं होता है, इसको प्रूफ करना पड़ता है। और आप परीक्षा में हमेशा लगभग ये साल, 1 साल बीच करके थेल्सपर में का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम और क्षेत्रफल प्रमेय ये पूछता रहता है। 5 गो प्रमेय इसमें हम लोग पढ़ेंगे और 2 गो प्रमेय पढ़ेंगे हम लोग वृत्त में। वो दोनों 7-8 गो प्रमेय है जो हर साल लगभग रिपीट करते रहता है, क्योंकि जानता है बोर्ड कि लइकवा कहाँ फंसेगा। लइकवा को पहला चैप्टर बनाने में दिक्कत नहीं होगा, लइकवा को दूसरा चैप्टर बनाने में दिक्कत नहीं होगा। आपको पता है होता क्या है ना, पेपर सेट करते समय, जब पेपर आप भी सेट कभी कीजिएगा तो हल्का क्वेश्चन डालने से क्या होता है कि कंपटीशन हार्ड हो जाए, हल्का हो जाएगा। अब सभन के 500 नंबर आइल बा, तो बोर्ड वालों को भी दिक्कत ना हो जाएगा। क्या करें, छांटे कैसे? तो उसमें से क्या किया जाता है, कुछ हार्ड क्वेश्चन डालना पड़ता है ताकि छटनी हो जैसे होगा। जो हार्डवा पकड़ लेता है वही आगे बढ़ता है। तो ये सब क्वेश्चन डालना उन लोगों का मजबूरी नहीं है, वो लोग तो चाहे तो सब डाल दे कि चलिए सिद्ध कर दीजिए रूट 2 एक परिमेय संख्या आई है, 10 बार दे देगा खल खल के, तो बना ना देगा लिखवा, लेकिन आना देगा। चलिए थेल्स प्रमेय का हम लोग प्रूफ देखते हैं। थेल्स प्रमेय का सत्यापन, थेल्स प्रमेय का सत्यापन। प्रश्न ऐसे ही आता है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। थेल्स प्रमेय का सत्यापन, थेल्स प्रमेय के लिए एक त्रिभुज पहले चाहिए आपको। क्या चाहिए? त्रिभुज। और त्रिभुज में एक रेखा चाहिए जो बिल्कुल समानांतर है। इस त्रिभुज का नाम ले लेते हैं ए बी सी, इसका नाम लेते हैं डी ई। यहां ए बी सी
एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है जिसमें जिसमें डी समानांतर है बीसी, डीई समानांतर है बीसी। इसके बाद में डीई समानांतर है बीसी, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। चलिए बताइए, ये दोनों समानांतर हो गया है तो क्या हो जाएगा? एडी बटा में डीबी बराबर एई बटा में ईसी। ये सिद्ध करके हमें लाना है। अरे इतना आसान है कि कुछ पहला क्लास के बच्चों को समझाया जाएगा तो समझ जाएगा, तो आप लोग तो उन लोगों से ढेर बड़े हो। नहीं, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा चलना होगा रचना की तरफ। चलिए इसमें कुछ करते हैं रचना। क्या करते हैं? रचना। ध्यान रहे, रचना जब भी कीजिएगा तो डॉट डॉट लाइन से कीजिएगा। कौन सा लाइन से कीजिएगा? डॉट डॉट लाइन से। डॉट डॉट लाइन में क्या करना है कि डीसी सीडी को मिला दीजिए। अब बोलिएगा कि ई हम कैसे जानेंगे कि कौन आके मिलाएंगे? प्रैक्टिस से। अब कुछ तो चीज आपको प्रैक्टिस से ना आएगा जी, आप प्रैक्टिस कीजिए, पता चलेगा। सीडी को मिलाइए और ये देखिए क्या किए हम। बोले बड़ी अच्छा लग रहा है फिगरवा देखने में ना। और यहाँ पे हम लिख दिए P और यहाँ पे लिख दिए Q। क्या रचना में किए हैं? ई क्यू लंब एडी तथा डीपी, डीपी लंब एई खींचा और सीडी कॉमा बीई को मिलाया। सीडी और बीई को क्या कर दिए? मिला दिए। यही ना रचना में किए हैं। रचना जब भी कीजिएगा डॉट डॉट लाइन से कीजिएगा, ठीक है? कौन से करना है रचना? डॉट डॉट लाइन से करना है। अब आपको इसमें त्रिभुज दिख रहा होगा। चलिए हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं। कौन कौन सा? यहां पर हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला, ध्यान देना अब। और एक त्रिभुज ऊपर जो है ना बड़ा का, ये वाला। तो इन दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं प्यारे बच्चों। यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, अब बाटा में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी बराबर सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई और 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। चलिए इसको सीखने से पहले थोड़ा हम लोग त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। आप लोग, हम जानते हैं कि सब कलाकार लोग हैं। अब आप लोग बड़ी बढ़िया कलाकारी करेंगे, हम जानते हैं। हमको त्रिभुज का लंब खींचना है, त्रिभुज में हमको लंब खींचना है। तो हम इस भुजा से लंब खींचेंगे तो यहाँ खींचा जाएगा, खींचा जाएगा ना? आए तो कॉपी कलम निकालिए, बैठिए, बैठल बड़ा एकदम लागत ऐसा कि जैसे नाश्ता मिले वाला बा। तुरंत नाश्ता करिहन जा, घरे जीहन जा। आलसियों, महा आलसियों। आलसी नहीं कहा जाएगा, सब दिवाली का सफाई करके आया है ना। आलसी तो हम हैं, कुछ नहीं किए हैं अभी। लगता है 3-4 को झाड़ू उठाएंगे के हाली पूरा बांध लेंगे, ले जाओ ना जी।
मार झाड़ू, गर्दा का मारे के भाग जाएगा सब गर्दा। ना जी। चलिए, हम जैसन आकृति बनाएंगे ना, वैसन आकृति बना के आपको फट देनी, उसका लंब खींचना है जहां से कहेंगे वहां से। रेडी? रेडी? आए न- चलिए यहां से खींचिए, खींच के बोलना है कि खींच दिए। हम फिर दिखाएंगे कि ऐसा खींचे हैं कि नहीं। खींचो, ऐसे खींचे होगा। वाह, बना दिया जी। सही बने बोल सरे। खींचो तो नहीं, अब की बढ़ना खींचाई नो। देखिए सन, हम जैसन बड़ छोट ले भाई भुजबा वैसे लिया जा। खींचा गईल ऐसे खींचल बा। हाँ, सोझे सोझे, ऐसा ही। कहत नहीं कि सब एकदम खतरनाक लिखा है सब। खींचो खींचो। मिंटुआ के नहीं खे बनावे अब इतना। बन गया? घीच दिए, दिखाओ तो ऐसे कपी उलटो। ये खींचे होंगे इससे ना। लंब कभी भी इस भुजा पे खींचा जाता है, उसके ठीक सामने वाला भुजा पे खींचा जाता है। आप लोग तो खींच दे रहे हैं जी, आप लोग को गलती है बता रहे हैं का हम। हाँ? एक और ही अच्छा लग रहा है ना। लो खींचो, खींचो खींचो। दो तीन को आदमी खींचबे करता है। एगो यहाँ पे आप ऊंचाई खींच रहे हैं, और भोज भात में जाके आदमी भोजन खींचता है पूरा। अच्छा, कहाँ से? अमरा तालाब की धरती से, मतलब चलो यहाँ से हो गया। लगता है अब मैथ का असर दिखाना पड़ेगा इन लोगों को। खतरनाक वाला दे रहे हैं अब की बार। हमको तो ना लगा था कि तुम लोगों से बनेगा। घीच दी इसको भी। कौन ऐसा दी कि ना बने निक से। अच्छा, कौन है जो कैसे हूँ लम खींच देगा? आओ तो इधर, हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ ना उठाएंगे। चलो, अब आया ट्विस्ट वाला क्वेश्चन। घींचो। टोक दिला संकारे कोनो। घींच, अरे ई का बंद गेल। चलो घींचो। अब अच्छा लगेगा। घींचो घींचो। कौन घींच दिया? लाओ तो कॉपी ने, कॉपी ने लाओ। लाओ, बादल हैं। कौन ये वाला है? आई लंब है रे। 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री की चाहिए तो रे। घींच लो बोन। और बोलो, अब बोलो।
अब बोल। बात है ना। कोई घिचा हो गईल, मैं पनवे गईल बड़ा देत रही एकदम हल्का हल्का ना, ओ हम तो कोई सा नोट खींच देंगे, फट देनी बीच में खींच देते जा, घिचा जा, कोई खींच दिया, हाई से खींचे तोड़ जगह ये चलावो थोड़ा सा इलम का है संतोष सब आसा ही खींचले रहे, घींच बता कर रही है कहाँ से, हम हाई बुझा से कल खींचे के। हम वही जैसे खींच के दिखाएंगे, कोई खींचा आए ना, इसीलिए तो टीचर का जरूरत है, एकरा के डॉट डॉट लाइन से आगे बढ़ाया जाता है और तब खींचा जाता है। चीटिंग कुछ हुआ, ये रूल है तो ओझो वाले पढ़े नहीं हो तो करो पढ़े हैं पढ़ाए याद नहीं है, ऐसे खींचा जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी त्रिभुज का लंब त्रिभुज के अंदर ही हो, त्रिभुज के बाहर भी हो सकता। बात समझ में आ गया। इसमें क्या किया जाता है कि जिस पर खींचा जाना है अगर नहीं आ रहा उसमें तो उसको बढ़ा लेंगे आगे की तरफ, डॉट डॉट लाइन से बढ़ा के ये खींच देंगे कि लीजिए खींचा गया लो। बात समझ में आ गया। देखिए इस त्रिभुज में ऐसा ही कुछ है, इसीलिए इतना बताना पड़ा, नहीं तो फिर दिमाग खा जाता है हमारा सब। देखो हई जवन त्रिभुजवा है एकरा खातिर कोई बता सकता है कि लंब कहाँ है, कौन लंब है, ये वाला है। बात समझ में आएगा कह रहे हैं हम। हई जवन त्रिभुजवा है ना एकरा खातिर, क्योंकि त्रिभुजवा देखो ठीक वैसने है, ये त्रिभुजवा देखो ऐसे घुमाएंगे ना देखो ठीक वैसने है, एक लंब जौन होगा है नहीं ना आएगा। बात समझ में आएगा क्या करें हम। हई जौन त्रिभुजवा बना है ना तो हमको यहां से खींचना है, देखो यहां से, तो यहां से खींचना है तो ये ऐसे, अगर यहां से खींचना है यहां से तो इसके लिए लंब ऐसे ही ना खींचाएगा, बहरिए ना जाएगा इसका, तो इसका मतलब ये जो लंब खींचा गया है ये वाला, ये इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा। बात समझ में आ गया क्या समझाना चाह रहे हैं हमें। हाँ अब बताओ इस त्रिभुज के लिए लंब का काम कौन कर रहा है, इस त्रिभुज के लिए लंब का कौन कौन कर रहा है, पीडी बुझा रहा है, ये जो त्रिभुज है इसके लिए लंब का काम कौन कर रहा है, पीटी। बात समझ में आ गया। अब बताओ इस त्रिभुज के लिए तो ऊंचाई आधार का काम हो ही रहा है, हाई हाई आधार ले लेंगे तो ऊंचाई का काम हाई, और इस त्रिभुज में ये क्या बन गया हो, पंखा बन गया ये, अरे हटाओ क्या बन गया। बात समझ में आ गया ना। तो अब बताओ 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 एडीई के लिए आधार मान लेते हैं, एडी तो ऊंचाई कौन हो जाएगा, ये वाला ना, क्यू ई, अब बाटा में और नीचे, नीचे त्रिभुज कौन सा है ध्यान से देखो, बी डी ई, तो इस त्रिभुज के लिए आधार का काम ये वाला बी डी, तो ऊंचाई का काम ये क्यों ना, ये हो जाएगा 1/2 अगुना बी डी अगुना ई क्यू चाहे क्यू ई। अब बताओ ये दोनों अपने में कटेगा, ये दोनों अपने में कटेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई अब बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई, या एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई अब बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई बराबर कितना आ गया, एडी बटा में बीडी, एडी बटा में बीडी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1।
अब लेकर पुनः चलेंगे, लिखेंगे पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज, फिर से वही वाला एगो त्रिभुज ले लेंगे, अब इस आधार से लेके चलेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एडी, अब बटा में अब एरिया नीचे कौन सा लेंगे, सी डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर, सूत्र तो वही 1/2 आधार गुना ऊंचाई और 1/2 अगुना आधार अगुना ऊंचाई। एरिया ऑफ त्रिभुज एडी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर, अब की बार आधार ले लेते हैं एडी के लिए कौन सा, ए ई, आधार 1/2 अगुना ए ई, ऊंचाई इसके लिए कम कौन करेगा, डीपी डी पी, अब बटा में एक बटा दो, इस त्रिभुज को लिए हैं, ध्यान से देखो, आधार का काम सीई, तो ऊंचाई का काम डीपी, कट गया, डीपी से डीपी या 1/2 से 1/2, या एरिया ऑफ त्रिभुज एडी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर ए ई बटा में सी ई, ए ई बटा में सी ई, ए ई बटा में सी ई। ये जो त्रिभुज है, अब ये को तुरंत इससे पहले हम कॉन्सेप्ट समझाए थे, ये कोई नहीं, इससे भी पहले ये कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच खींचे गए त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर। तो अब बताइए बबुआ, भाई 2 गो त्रिभुज खींचल गई है, एगो ये वाला एगो ये वाला खींचल गई है, ये बताइए ये दोनों समानांतर है कि नहीं है, क्या है, ये दोनों क्या है, आपस में समानांतर है। दोनों के लिए आधार डी काम कर रहा है का, हाई डी काम कर रहा है, इसके लिए भी यह डी काम कर रहा है, इसके लिए भी। ये जो दोनों त्रिभुजवा है ये दोनों इन दोनों के बीच में है, यानी कि दोनों समानांतर रेखा के बीच में है। क्या दोनों एक का आधार एक के है, यानी कि जो त्रिभुज बीडी है और जो त्रिभुज सीडी है, ये दोनों एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज हैं। लिखेंगे त्रिभुज बीडी तथा त्रिभुज सीडी एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं, कौन कौन सा समांतर रेखा है, बीसी समांतर डीई के बीच बने त्रिभुज हैं, के बीच बने त्रिभुज हैं। ये जो दोनों त्रिभुज बना है दोनों के बीच में बना है, तो इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज सीडी अब बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई। दोनों का एरिया, इसका एरिया क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपस में बराबर। और जब क्षेत्रफल बराबर हो गया तो अब देखिए हम इस CD के जगह पे क्या रख सकते हैं, AD, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज CD के जगह पे BDE रख देंगे, BDE बराबर हो गया AE बटा में CE।
ई, ए बटा में सी ई। एक जगह देखो एकदम यही चीजवा निकाल के रखे हैं, ए डी आ बटा में बी डी क्या रखे हैं निकाल के, ए डी बटा में या ए डी आ बाटा में ए डी बटा में बी डी आ बराबर ए ई आ बटा में सी ई। ये कैसे, समीकरण 1 से प्रूव्ड। यही ना लाना था, देख लो, ए डी बटा में डी बी, डी बी यानी कि बी डी आ बराबर ए ई बटा में सी ई चाहे ई सी, यही ना लाना था। कहाँ दिक्कत हुआ बताओ हमको। हम क्या किए हैं, इसको सिद्ध करने के लिए कहीं से ना कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा ना। तो हम इस वाले एरिया को लिए हैं और इसके साथ में इस वाले एरिया को लिए हैं, बटा में किए तो हमको ये मिल गया। और अगला बार फिर इस एरिया को लिए हैं और अब की बार इस वाले त्रिभुज के एरिया को लिए हैं, तो ये हमें कुछ ये मिल गया। अब फिर ये वैल्यू रखे हैं तो इतना आ गया। आ जाएगा समझ में, हैं? ये बैठो, ए बी है, अरे यही है, ध्यान से देखो, हम लंब खींचे हैं ना, तो ई क्यू, हम ये लंब खींचे हैं, ई क्यू लंब ए डी है, और ये वाला लंब खींचे हैं इधर से डी पी लंब ए। पूछा गया? और बोलो कहाँ दिक्कत है? अच्छा बनाइएगा तो पूछाएगा कुछ। ठीक इसके बाद में आता है थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है? थेल्स प्रमेय का कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक अन्य रेखा खींचा जाए, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई और रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में क्या होती हैं? विभाजित। विलोम क्या कहेगा? यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। पहले समानांतर बाद में समानुपाती तो थेल्स प्रमेय, पहले समानुपाती बाद में समानांतर थेल्स प्रमेय का विलोम। पहले दोनों समानांतर तब समानुपाती तो क्या हो गया ये? थेल्स प्रमेय। पहले ही समानुपाती बाद में समानांतर तो थेल्स प्रमेय का विलोम। पहले समानांतर तब समानुपाती तो केवल थेल्स प्रमेय। पहले समानुपाती बाद में समानांतर तो थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय क्या कहता था? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वे बिंदुएं अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। विलोम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। यानी कि ये हो गया आपका त्रिभुज और ये कोई रेखा है, हमको नहीं पता है कि समानांतर है कि नहीं है, लेकिन ये चीज दिया हुआ है कि ये चीज दिया हुआ है, ये दिया गया, पहले से दिया गया है
ये चीज दिया गया है, क्या दिया गया है, ए डी अब बटा में डी बी अब बराबर ए ई अब बटा में ई सी। ये चीज अगर पहले से दिया है कि समानुपाती है तो इसका मतलब ये हुआ, लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से डी समानांतर बीसी। बुझा गया क्या करें हम? उसमें देखो उल्टा होता था, उसमें अगर बताया जाता था कि डी समानांतर है बीसी तो होता था ए डी बटा में ए ई और बी डी बटा में बी सी। ये होता है थेल्स प्रमेय का विलोम। विलोम समझ में आ गया क्या कह रहा है? पहले समानुपाती रहेगा, बाद में समानांतर रहेगा तो थेल्स प्रमेय कहलाता है। सॉरी, पहले समानांतर तब समानुपाती हुआ तो थेल्स प्रमेय, पहले समानुपाती बाद में समानांतर तो थेल्स प्रमेय का विलोम। चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम का सत्यापन, थेल्स प्रमेय के विलोम का सत्यापन। प्यारे बच्चों, यहां पर एक त्रिभुज है, वही वाला त्रिभुज है ए बी सी, और यहां पर एक त्रिभुज है ए बी सी, और ये है पी क्यू, नहीं पी क्यू दिए थे, डी दिए थे, डी और ई, और दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, ए डी बटा में डी बी अब बराबर दिया है ए ही बटा में ई सी, ए ही बटा में ई सी। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है डी समानांतर बी सी। इसको भी सिद्ध करने के लिए हम लोग रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना। और रचना में अब की बार उतना बड़ा ताम झाम वाला रचना नहीं करेंगे। देखिए एक बात बताइए हमको, हमें सिद्ध करना है कि डी जो है समानांतर किसके है, बीसी के। हमको अभी तक ये पता नहीं है कि ये दोनों समानांतर है कि नहीं है। ये दोनों समानांतर हो जाता तो सिद्ध कुछ करते हम, तो अब कैसन विलोम, ये दोनों हमें समानांतर लाना है सिद्ध करके। बबुआ हम नहीं जानती समानांतर बा तो हम क्या करते ना कि हम डी से एगो रेखा खींच देतनी दोसर, आ एकरा के मान लेतनी कि ई जौन रेखवा बा इहे समानांतर बा बीसी के। रचना में क्या किया, हम नहीं जानते हैं डी समानांतर है कि नहीं है, हम नया खींच लिए, एकरा के मान लिए कि समानांतर है। हम क्या किए, डी एफ समानांतर बीसी खींचा। बात समझ में आया क्या किए हम डी एफ समानांतर बीसी खींच लिए। हमको नहीं पता था कि डी समानांतर है कि नहीं है, चलो तुम जाए दो, हम करके फेंक दिए, उन्हें हटा दिए, हम मान लिए कि डी एफ समानांतर है। अब बताओ डी एफ समानांतर हो गया बीसी तो थेल्स प्रमेय लग जाएगा का, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए डी अब बाटा में ए डी अब बाटा में डी बी अब बराबर हो जाएगा ए एफ अब बाटा में एफ सी हो जाएगा ना। ये थेल्स प्रमेय के कारण हो गया क्योंकि तो समानांतर है। ओहो बचवा हई पहले ही से दे ले भाई ए डी बटा में डी बी नहीं क्या दे ले, तो हमनी के एकरा जगह पर ए डी बटा डी बी के जगह पर क्या रखल जाई, ए ई बटा में ई सी, ए ई बटा में ई सी
आ बराबर ए एफ बटा में एफ सी। ये कैसे? क्योंकि ये ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में एफ सी, सॉरी एफ सी नहीं, ई सी दिया गया है, दिया गया है। अब बताओ, ये तो इतना हो गया, हमारा कुछ गया है जा ए ई सी नीचे एनिया कुछ आ गया एफ सी आ गया इतना ना। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ते हैं। एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, अब देखो एक जोड़ने से इसमें बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा, इसके कारण इस परिवर्तन को हम दूर करेंगे बाद में।